नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा सीबीएसई बोर्ड ने सीटेट दिसंबर 2021 में ऑनलाइन मोड में कई शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन किया था। उसी में से एक शिफ्ट दिनांक 16 दिसंबर 2021 का था। इस दिन पूछे गए पेपर के हिंदी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन आप देखने जा रहे हैं। यदि आप सीटेट दिसंबर 2021 में पूछे गए सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 91 से 99 तक दिए गए पैराग्राफ पर आधारित पूछा गया था। जब भी आप पैराग्राफ को सॉल्व करने जाएं तो उसके लिए सबसे पहले प्रश्नों पर एक बार नजर डाल लें। इससे दो फायदा आपको होगा। जब भी पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो कम समय में आप उत्तर निकाल पाएंगे, क्योंकि प्रश्नों को आपने पहले ही देख रखा है और जहां पर भी पैराग्राफ में उस पॉइंट को मेंशन किया रहेगा तुरंत आपको क्लिक करेगा उसका उत्तर। और दूसरा फायदा ये होगा कि पैराग्राफ पर आधारित 9 से 10 प्रश्न जब पूछे जाते हैं तो उसमें 2 से 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए पैराग्राफ की आवश्यकता ही नहीं होती है। जैसे कभी संधि विच्छेद पूछ लिया गया, कभी समास पूछ लिया जाता है। तो क्या इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं है। आपने जो नियम पढ़ा है समास का या फिर संधि का, उसी के आधार पर आपको उसको सॉल्व करना रहता है। अभी आगे मैं दिखाऊंगा कि इस प्रकार के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं। इस पैराग्राफ पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, अलाव को लोक की सामूहिक चेतना का प्रतीक क्यों कहा गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, अलाव स्मृति की चीज क्यों बनता जा रहा है। और तीसरा प्रश्न है, ऐसे में चौपाल पर अलाव के इर्द गिर्द बैठकर इकहरे मन से बातें भला किसे रुचे। इकहरे मन से की जाने वाली बातों का क्या स्वरूप होगा। पैराग्राफ पर आधारित चौथा प्रश्न पूछा गया है, अब वह शहराता जा रहा है, लेखक ने रेखांकित शब्द को किस भाव के लिए लिखा है। आगे देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, गद्यांश के अनुसार कौन सा व्यवहार शहरीपन की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, नेह छोह का अर्थ क्या है। और इस पर आधारित सातवां प्रश्न पूछा गया था, दुमुहा से तात्पर्य है। आठवां प्रश्न इस पर आधारित पूछा गया था, लोकानुग्रही का संधि विच्छेद क्या है। और इस पर आधारित अंतिम प्रश्न पूछा गया था, अपनत्व में मूल शब्द है। तो अब देखिए, इन्हीं दोनों प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूं। देखिए यहां पर संधि विच्छेद और मूल शब्द निकालने के लिए क्या आपको पैराग्राफ पढ़ने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। तो इन दोनों प्रश्नों को आप तुरंत उत्तर निकाल सकते हैं। फालतू का समय व्यतीत आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन परीक्षा दे रहे होंगे तो एक एक सेकंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए पहले इन्हीं दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर दिया गया है लोकानुग्रही का संधि विच्छेद। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लोक प्लस अनुग्रही। अब ये कैसे होगा? देखिए, लोक का अंतिम वर्ण जो आ रहा है वो अ आ रहा है, ठीक है, और अनुग्रही का प्रथम वर्ण जो आ रहा है वो अ आ रहा है। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आ बनता है, ठीक है। तो यही आ आपको यहां पर दिख रहा होगा। दूसरा विकल्प देखिए, लोका कोई शब्द नहीं होता है, इस वजह से ये उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, लोकानु भी कोई शब्द नहीं होता है, उत्तर नहीं हो सकता। और चौथा देखिए, लोका दिया गया, ये भी कोई शब्द नहीं है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए आपको पैराग्राफ पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता ही नहीं है। अपनत्व में मूल शब्द है, अपनत्व में मूल शब्द क्या है ये पूछा जा रहा है। तो अपनत्व में मूल शब्द अपना होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पैराग्राफ पर आधारित 9 प्रश्न पूछे गए थे और बिना पैराग्राफ को पढ़े हमने 2 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया। अब सिर्फ 7 प्रश्नों को सॉल्व करना है पैराग्राफ पर आधारित, ठीक है। चलिए पैराग्राफ को जल्दी से पढ़ते हैं। आग के इस लोकानुग्रही रूप का विग्रह अलाव भी है, जो न केवल शीत को दूर करने का माध्यम है बल्कि लोक की सामूहिक चेतना का प्रतीक भी है। यहां पर आपको पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया। ये पहला प्रश्न क्या पूछा गया था, आप स्क्रीन पर देखिए। पहला प्रश्न पूछा गया था, अलाव को लोक की सामूहिक चेतना का प्रतीक क्यों कहा गया है। वो इस वजह से कहा गया था क्योंकि अलाव के अगल बगल लोग बैठ करके एक दूसरे की बातों को कहते और सुनते थे, ठीक है। तो इससे अपनापन महसूस होता था और इसी वजह से इसे लोक की सामूहिक चेतना का प्रतीक कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे पढ़िए, अलाव से जुड़े हैं नेह छो के अदृश्य बंधन, जिनके पास में बंधा हुआ है समूचा गांव। अब एक प्रश्न में आपसे नेह छो का अर्थ पूछा गया था। देखिए प्रश्न पूछा गया है, नेह छो का अर्थ क्या है। तो पैराग्राफ में लिखा गया है कि इससे पूरा गांव बंधा हुआ है। अब गांव किससे बंधेगा? गांव प्रेम से ही बंधता है, ठीक है, स्नेह से। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे पढ़िए, जैसे जैसे बदलाव ने पांव पसारे, अलाव अब प्रायः स्मृति की चीज बनता जा रहा है। यहां पर एक और प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। प्रश्न पूछा गया था कि अलाव स्मृति की चीज क्यों बनता जा रहा है। प्रश्न देखिए, अलाव स्मृति की चीज क्यों बनता जा रहा है। तो यहां पर देखिए
बदलाव ने पांव पसारे, ऐसा वर्ड यूज किया गया था, यानी कि गांव में अब धीरे धीरे शहरीकरण होने लगा है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, शहर के प्रभाव ने गांव की जीवन शैली बदल दी है। इसके अलावा देखिए ऑप्शन नंबर 2 की बात नहीं की गई थी कि जलाने के लिए सामग्री समाप्त हो गई है। तीसरा देखिए, गांव के लोगों के पास समय का अभाव है, ये गलत है। और चौथा देखिए, बिजली आ जाने से अभाव की आवश्यकता नहीं रही। तो ये सभी देखिए, जब भी आप पैराग्राफ को सॉल्व करेंगे तो आपको अपना खुद का दिमाग नहीं लगाना है। पैराग्राफ में जो भाव निकल रहा है, भले ही वो गलत भाव है या फिर जो भी भाव है, उसी के अनुसार आपको उत्तर देना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे थोड़ा सा और आपको स्पष्ट होगा। गांव जो अलाव के पास बैठकर अपने दुख सुख बांटता था, वह अब शहराता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है, शहराता। एक प्रश्न में इससे भी संबंधित एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। देखिए प्रश्न में पूछा गया है, अब वह शहराता जा रहा है, लेखक ने रेखांकित शब्द को किस भाव के लिए लिखा है? पहला दिया गया है आधुनिक होने का भाव, ये विकल्प गलत है। दूसरा देखिए, सामूहिकता समाप्त होने का भाव। तो पैराग्राफ में यही मेंशन किया गया था कि अब धीरे धीरे लोग जो अलाव के इर्द गिर्द बैठ रहे थे, अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगा है, यानी कि ये सामूहिकता के समाप्त होने का भाव प्रकट कर रहा था। इस वजह से ऑप्शन नंबर 2 ही इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, समय के साथ साथ हमारे प्रेम और अपनत्व के दायरे सिमटते जा रहे हैं। शहरों से आयातित शहरीपन गांव की नस नस में समाता जा रहा है। यहाँ पर शहरीपन से भी एक प्रश्न पूछा गया था। देखिए, गद्यांश के अनुसार कौन सा व्यवहार शहरीपन की ओर इशारा करता है? तो यहाँ पर गद्यांश में लिखा गया था अपनत्व की भावना धीरे धीरे कम हो रही है। तो यहाँ पर विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 अपनेपन का भाव कम होना, ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे पढ़िए, दुमुहापन आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बनता जा रहा है। ऐसे में चौपाल के अलाव के इर्द गिर्द बैठ करके इकहरे मन से बातें भला किसे रुचे। इन दोनों शब्दों को जिसे मैंने गोला घेरा है, इन दोनों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे गए थे। चलिए दोनों प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ऐसे में चौपाल पर अलाव के इर्द गिर्द बैठ करके इकहरे मन से बातें भला किसे रुचे। इकहरे मन से की जाने वाली बातों का क्या स्वरूप होगा? यहाँ पर देख लीजिए, गांव की बात की गई थी, गांव देहात की बात, और वहाँ पर अलाव यानी जो आग जल रहा था उसके इर्द गिर्द बैठ करके लोग सीधी और स्पष्ट बातें करते थे। इसके अलावा देखिए, एक तरफा बात का मतलब कोई नहीं है, क्योंकि एक तरफा का मतलब ये हो गया कि एक ही व्यक्ति है और वहीं केवल बात किया जा रहा है, अगला व्यक्ति कुछ जवाब नहीं दे रहा, तो ये तो इसका कोई तुक बनता नहीं है। तीसरा देखिए, प्रिय लगने वाली बात, इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सुख दुख लोग बांट रहे थे, तो दुख वाली बातें किसे प्रिय लगेगी। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल प्रिय लगने वाली बात हो रही थी, इस वजह से ये विकल्प नहीं होगा। चौथा देखिए, उपदेशात्मक बात, तो इसका भी कोई तुक नहीं बनता। एक ही विकल्प बचा, सीधी और स्पष्ट बात। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, दुमुहापन से तात्पर्य है। तो यहाँ पर दुमुहापन से तात्पर्य गद्यांश के अनुसार कभी कुछ तो कभी कुछ कहना। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये सही तरीका है गद्यांश को सॉल्व करने का। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों, प्रश्न संख्या 100 से 105 तक दिए गए पद्यांश पर पूछा गया है। जिस प्रकार से अभी हमने गद्यांश को सॉल्व किया, उसी प्रकार से पद्यांश को भी सॉल्व करेंगे। पहले प्रश्नों को हम लोग एक बार देख लेते हैं। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, कवि ने सूरज के लिए किस उपमान का प्रयोग किया है? दूसरा प्रश्न पूछा गया है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया है से क्या अभिप्राय है? अगला प्रश्न पूछा गया है, धूप किस रंग के श्वेत पहन कर आई है? इस पर आधारित जो अगला प्रश्न है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ताते जल नहा में किसके स्नान का उल्लेख किया गया है? साथ ही साथ इस पर आधारित अगला प्रश्न है, मेघ ऊन का गोला बुनती सुकुमारी से आशय क्या है? और इस पद्यांश पर आधारित अंतिम प्रश्न पूछा गया है, मुझे धूप ने बुलाया। देखिए, इसमें अलंकार आपसे पूछा जा रहा है। पिछले गद्यांश में भी आपने देखा था कि 2 प्रश्न ऐसे थे जिसको सॉल्व करने के लिए गद्यांश को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब यहाँ पर अलंकार पूछा जा रहा है, तो क्या अलंकार का नियम पद्यांश के हिसाब से बदल जाएगा? नहीं, इस प्रश्न को भी सॉल्व करने के लिए आपको पद्यांश को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सबसे पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। मुझे धूप ने बुलाया, देखिए बुला कौन रहा है? धूप बुला रहा है। क्या धूप कोई सजीव मानव है? आप कहेंगे नहीं, ये एक निर्जीव है। तो जब भी किसी निर्जीव वस्तु को मानव की तरह ट्रीट किया जाए, मानव की तरह उसको बताया जाए, तो वहाँ पर हमेशा मानवीकरण अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत जल्दी से इस पूरे पद्यांश को पढ़ लेते हैं। बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया, ताते जल नहा पहन श्वेत वसन आई। यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। प्रश्न में पूछा गया था कि ताते जल नहा, इसमें नहाना किसके लिए प्रयोग किया गया है? आपसे प्रश्न पूछा गया था। ताते जल नहा में
यहाँ पर धूप का वर्णन किया गया है कि धूप जो है वो नहा करके आई है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले दोनों लाइनों को पढ़ने के बाद से एक और प्रश्न का उत्तर आपको मिल चुका है। आप स्क्रीन पर देखिए, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया, ताते जल नहा पहन श्वेत वसन आई। यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि धूप को नहा करके आने की बात की जा रही है। अब एक प्रश्न ये पूछा गया था कि मुझे धूप ने बुलाया, इसका अभिप्राय क्या है। चलिए आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिखाता हूँ। आप स्क्रीन पर देखिए, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया, इससे अभिप्राय क्या है। तो इससे अभिप्राय ये था कि वसन की बात की गई थी, यानी वसंत ऋतु। वसंत ऋतु कब आता है? जाड़े के बाद आता है। तो यहाँ पर देखिए, कोहरे भरे शीत के बाद धूप निकली हो, इससे इसका अभिप्राय था। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। खुले लॉन में बैठ गई दमकती लुनाई, सूरज खरगोश धवल गोद उछल आया, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया। नभ के उद्यान छत्र तले भेज टीला, पड़ा हरा फूल कढ़ा मेजपोश पीला, वृक्ष खुली पुस्तक हर पृष्ठ फहराया, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया। पैरों में मखमल की जूती सी क्यारी, मेघ ऊन का गोला बुनती सुकुमारी, डोलती सलाई हिलता जल लहराया, बहुत दिनों बाद मुझे धूप ने बुलाया। अब चलिए एक बार फिर से प्रश्नों को देखते हैं। एक प्रश्न ये पूछा गया है कि कवि ने सूरज के लिए किस उपमान का प्रयोग किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस पद्यांश को देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पष्ट होगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सूरज खरगोश धवल उछल आया। ठीक है, तो यही उपमान प्रयोग किया गया है सूरज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न में देखिए, आप स्क्रीन पर देखिए, सफ़ेद रंग का खरगोश उछल कूद कर रहा हो, ये उपमान प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, धूप किस रंग के वस्त्र पहन करके आई है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, ताते जल नहा पहन श्वेत वसन आई। यहाँ पर श्वेत वर्ड यूज किया गया है। श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद। ठीक है, यहाँ पर जो धूप थी वो सफ़ेद वसंत ओढ़ करके आई है, इसका ये मतलब हुआ नहा करके उससे ओढ़ करके आई है। तो यहाँ पर धूप किस कलर का बताया गया है? श्वेत रंग का, यानी सफ़ेद रंग का। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर 4 सफ़ेद इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, मेघ ऊन का गोला बुनती सुकुमारी से क्या आशय है। यहाँ पर देखिए, इस कविता में यहाँ पर इस लाइन का जिक्र किया गया है, मेघ ऊन का गोला बुनती सुकुमारी। इसका मतलब ये हुआ, मेघ मतलब बादल, और बादल जिस प्रकार से आसमान में इस प्रकार से लगे रहते हैं तो वो ऊन के गोले जैसे प्रतीत होते हैं। ठीक है, इसी का बात जिक्र यहाँ पर किया गया है। दिए गए ऑप्शन में देखिए, नभ में श्वेत बादल उड़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ। आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए, आकाश में बादल दोनों जगह बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर सतरंगे की बात की गई है और यहाँ पर श्वेत की बात की गई है। तो श्वेत वाला ऑप्शन सही है और सतरंगा वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि पैराग्राफ में यानी कि कविता में श्वेत का जिक्र किया गया था। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना, इससे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, पहला विकल्प दिया गया है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन का विकास करना। समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। तो एक होता है आलोचना और दूसरा होता है समालोचना। जब भी किसी व्यक्ति विशेष या फिर किसी वस्तु के केवल दोष को उजागर किया जाए तो वो आलोचना कहा जाता है, आलोचनात्मक चिंतन। और जब उसके गुण और उसके दोष दोनों पर विचार किया जाए, चिंतन किया जाए, तो वो समालोचनात्मक चिंतन होगा। अब देखिए, पहेली और वर्ग पहेली पुस्तक में शामिल करने के बाद से बालक सभी चीज़ों पर विस्तार पूर्वक गहन अध्ययन करेगा उस पहेली को सुलझाने के लिए, यानी कि उसके गुण और दोष दोनों पर चिंतन करेगा। इस वजह से समालोचनात्मक चिंतन का विकास होगा वर्ग और पहेली को शामिल करने से पाठ्यपुस्तक में। ये विकल्प बिल्कुल सही है। अगला देखिए, विद्यार्थियों में प्रवाहपूर्ण संप्रेषण की योग्यता विकसित करना। यहाँ पर देखिए, प्रवाहपूर्ण संप्रेषण की योग्यता कहने का मतलब कि उसमें फ्लुएंट कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना। देखिए, पहेली से उसमें कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिर्फ उसको चिंतन में मदद करेगा, ना कि उसको कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने में मदद करेगा। तो ये विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए, उन्हें कुछ आनंददायक घटकों के साथ पाठ्यपुस्तक को समझने में सहायता करता है। ये विकल्प कुछ हद तक पॉजिटिव है, लेकिन उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए, पहेली से और वर्ग पहेली से उसमें सोचने समझने की
चिंतन करने की क्षमता का विकास होगा। और जबकि ये क्या कह रहा है, पाठ्य पुस्तक को समझने में सहायता करता है। अगर सहायता करता तो सभी कंटेंट को हटा दिया जाए और केवल पहेलियों को पुस्तक में जोड़ दिया जाए, तो क्या ये संभव है? नहीं। ये कुछ हद तक समझने में मदद जरूर करता है, क्रिटिकल थिंकिंग जोड़ने में मदद जरूर करता है, लेकिन सबसे जो पॉजिटिव उत्तर है वो ऑप्शन नंबर एक ही है। चौथा विकल्प देख लीजिए, कक्ष का परिवेश जीवंत एवं मित्रवत बनाता है। देखिए ये कुछ हद तक करता है, लेकिन सबसे पॉजिटिव की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर एक ही है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं बार बार क्लियर कर दूं कि सीटेट की परीक्षा में आपको चारों विकल्प पॉजिटिव दिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन है वो आपका उत्तर होता है। इसीलिए सीटेट के जो ऑप्शंस होते हैं वो काफ़ी कन्फ्यूजन वाले होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं जो भी उत्तर बता रहा हूँ, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा रिवाइज्ड आंसर की जो जारी किया गया था उसे कंफर्म करने के बाद ही बता रहा हूँ। अगला प्रश्न पूछा गया है, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पहला दिया गया है, उस बालक के साथ सहानुभूति भरा व्यवहार करेंगे। सहानुभूति मतलब कि मर्सी दिखाना, बार बार उससे सहानुभूति करना, तो वो अपने आप को विशिष्ट समझने लगेगा। जबकि यहाँ पर अगर समावेशी शिक्षा की बात करें तो किसी को विशिष्ट नहीं दिखाना है, सबको साथ लेकर के चलना है, तो ये तो विकल्प होगा नहीं, पहला गलत हो गया। ठीक है, दूसरा देखिए, बालक को अन्य बच्चों की तुलना में निम्न स्तर के निष्पादन की छूट करेंगे। निष्पादन का मतलब आउटपुट, मतलब कि बालक का रिजल्ट अगर कुछ कम भी रह रहा है, वो अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर पा रहा है, तो भी उसको स्वीकार कर लेंगे, चलिए ये दृष्टिबाधित है, ये थोड़ा कम आउटपुट देगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे बालक को खुद अपनी कमजोरी का एहसास होने लगेगा कि मेरा रिजल्ट खराब हुआ है क्योंकि मैं दृष्टिबाधित हूं, तो ये बच्चे में हीन भावना विकसित करेगा, इस वजह से उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, नियमित कक्षा कार्य में उसकी मदद करेंगे और उसके साथियों को मदद करने के लिए कहेंगे। अब दृष्टिबाधित को आप बार बार जब मदद करेंगे तो वो मदद का आदी हो जाएगा, मतलब किसी पर निर्भर रहने लगेगा, अपने आप से किसी कार्य को करने से वो डरने लगेगा, तो ये भी विकल्प निगेटिव हो जा रहा है, उत्तर नहीं हो सकता है। एक ही विकल्प बचा चौथा, एक बार इसको देख लेते हैं। उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे और उसे श्रव्य सामग्री के साथ सहायता करेंगे। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी मूल प्रॉब्लम सुनने में है। अब अगर उसके सुनने की समस्या को श्रव्य सामग्री से सॉल्व कर दिया जाए तो उसमें समझने की कमी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि बालक सुनने में दिक्कत है लेकिन उसके माइंड में कमी नहीं है, तो उसके साथ सामान्य व्यवहार करने से वो अपने आप को भीड़ का हिस्सा समझेगा, यानी उस कक्षा का एक हिस्सा समझेगा। अगर उसको आप बार बार मदद करेंगे तो वो अपने आप को विशिष्ट समझने लगेगा, अपने आप में कुछ कमी ढूंढने लगेगा कि आखिर मेरे में सुनने की कमी है, इसी वजह से सभी लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो उसको इस प्रकार से एहसास नहीं दिलाना है, उसके साथ सामान्य व्यवहार करना है और श्रव्य सामग्री के साथ उसकी सहायता करनी है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। पहला विकल्प दिया गया है, औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना, मतलब कि हर सप्ताह उसकी परीक्षा ली जाए और रिपोर्ट कार्ड में उसे दर्ज किया जाए। क्या बार बार परीक्षा लेना, और वो भी औपचारिक परीक्षा की बात की जा रही है। देखिए, औपचारिक परीक्षा का मतलब ये होता है कि पेन पेपर के माध्यम से उसकी परीक्षा लेना। क्या ये सतत विकास का सपोर्ट कर रहा है? नहीं। सतत विकास ये कहता है कि आप रेगुलर तौर पर उसका मूल्यांकन करिए, लेकिन अनौपचारिक तरीके से। आप बार बार, ये संभव नहीं है कि बच्चे को पेपर पेन के माध्यम से उसकी परीक्षा ली जाए, तो ये विकल्प को निगेटिव कर दे रहा है। ठीक है, सतत विकास होना चाहिए, लेकिन प्रत्येक कार्य में, जो भी कार्य वो कक्षा में कर रहा है उसमें उसका सतत एक तरीके से मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, विकास नहीं, मूल्यांकन होना चाहिए। दूसरा देखिए, एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायता करे। एक अवधि के अंत में कहने का मतलब कि जैसे आपका पूरा वर्ष जब कंप्लीट होता है तो उसके अंत में एक फाइनल परीक्षा लेना और फेल और पास को घोषित कर देना, ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि सतत मूल्यांकन ये कहता है कि लगातार उसका मूल्यांकन होना चाहिए। ये एक परीक्षा के आधार पर आप किसी के गुण और दोष को नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि साल भर जब आपने उसका मूल्यांकन नहीं किया तो कहाँ पर उसको समझने में दिक्कत आ रही थी, इसका आपने ध्यान ही नहीं दिया, और उसके बाद से उसका अधिगम आप बेहतर नहीं कर सकते जब तक आप उसका सतत मूल्यांकन यानी लगातार मूल्यांकन नहीं करते हैं। ठीक है, चौथा विकल्प देखिए, भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना। दत्त कार्य मतलब उसको होमवर्क देने की बात की जा रही है, और वो भी रोज होमवर्क देने की बात की जा रही है। बार बार होमवर्क देने से क्या वो भाषा सीख जाएगा? नहीं सीख पाएगा, उत्तर निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में, निष्पादन मतलब आउटपुट, कि वो क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, में विविध तरीकों से, विविध तरीके कहने का मतलब कि
कक्षा के दौरान उसका बार बार मूल्यांकन करना अलग अलग तरीकों से, ठीक है, विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना और उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। यानी माता पिता को भी बताना कि आपके बच्चे किस स्तर से सीख रहे हैं, ताकि जब वो 5 घंटे 6 घंटे विद्यालय में बिताने के बाद से घर पे जाएगा तो कम से कम अध्यापक उसके माता पिता भी उसको सीखने में, उसके अधिगम करने में उसकी हेल्प कर सकें। तो ये सबसे सटीक विकल्प है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ये सतत मूल्यांकन को बढ़ावा दे रहा है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तक के उपयोग के बारे में सही नहीं है। देखिए, जो निगेटिव उत्तर होगा वहीं आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। पहला दिया गया है, यह एक ऐसा सृजनात्मक एवं कलात्मक अधिगम वातावरण प्रदान करती है जिससे बच्चे अधिक प्रतिक्रिया देते हैं। ये विकल्प बिल्कुल सही था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा क्योंकि आपको निगेटिव ऑप्शन चुनना है, ठीक है। क्योंकि जिस भी पुस्तक में यहाँ पर चित्र बने होंगे और बड़े बड़े अक्षर मुद्रित होंगे तो निश्चित तौर पर बच्चे उसके तरफ आकर्षित होते हैं और प्रतिक्रिया देते हैं। अब देखिए, ये पहला विकल्प पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं हुआ। दूसरा देखिए, यह एक ऐसा बाल केंद्रित वातावरण प्रदान करती है जिसमें अमूर्त संकल्पनाएं पठन सामग्री चित्रों द्वारा सांकेतिक रूप में दर्शाई जाती है। ये बिल्कुल सही है। मान लीजिए कि अगर किसी कक्षा 1 के बालक के पुस्तक में बिल्ली का चित्र बना है तो वो मूर्त रूप से बिल्ली को नहीं देख रहा है, लेकिन अमूर्त रूप से संकल्पना कर ले रहा है कि बिल्ली यहाँ पर है, ठीक है। तो यही तो वो बता रहा है, तो ये पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि आपको निगेटिव ऑप्शन चुनना है। तीसरा विकल्प दिया गया है, यह साक्षरता अभ्यास के साथ साथ भाषा अर्जन के लिए संदर्भ प्रदान करती है। अब देखिए, मान लीजिए पुस्तक में कहीं पे अ लिखा हुआ है और कहीं पे क लिखा हुआ है, इस टाइप से, क्योंकि यहाँ पर अक्षर मुद्रण की भी बात की गई है और बड़े बड़े चित्र भी बने हुए हैं। जैसे कि क से यहाँ पर मान लीजिए कि कबूतर का एक चित्र बना हुआ है, ठीक है, एक कबूतर का यहाँ पर चित्र बना हुआ है, आप समझ लीजिएगा कि ये कबूतर है। तो यहाँ पर क्या क से वो कबूतर को समझ नहीं पाएगा, चित्र देख करके बिल्कुल समझ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं भाषा को अर्जन करने में उसकी सहायता प्रदान कर रही है, संदर्भ प्रदान कर रही है, इस वजह से पॉजिटिव उत्तर था। उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया, ठीक है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्योंकि ये ऑप्शन निगेटिव होगा 100%। एक बार पढ़ लेते हैं, यह पाठ्य पुस्तकों से अच्छी है। देखिए, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक से अच्छी है या फिर बुरी है, इससे तुलना करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक कोई भी बुरी नहीं होती है। पहला ही यहाँ पर नेगेटिव कर दिया ये इस ऑप्शन को। आगे पढ़िए, तथा कक्षावार पाठक या विद्यार्थियों के रूप में पाठ से जुड़े अभ्यासों से मुक्त है। यहाँ पर देख लीजिए, ये कह रहा है कि ये अभ्यास यानी कि बालक जो सीखने के लिए प्रयास करता है उससे मुक्त है। तो क्या ये संभव है कि अगर उसमें चित्र बना हो और अक्षर मुद्रित हो तो उसको किसी भी चीज़ में अभ्यास से वो मुक्त बनाएगी? बिल्कुल नहीं बनाएगी। उत्तर को ये निगेटिव कर रहा है, इस वजह से यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न पूछा गया है, बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है, किसमें सहायता करता है आपसे पूछा जा रहा है। चौथा विकल्प देखिए, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। देखिए, जहां पर भी अंक की बात हो जाए वो उत्तर को निगेटिव कर देता है, क्योंकि अधिगम का मतलब कतई भी अंक प्राप्त करना नहीं होता है, बल्कि बच्चे में व्यवहारिक परिवर्तन लाना होता है। तो ये जहां पर भी अधिक अंक कम अंक आ जाए उसको देखते ही आपको कट कर देना है। तीसरा विकल्प देखिए, अन्य विद्यार्थियों के साथ ना जुड़ने तथा संवेदनशील होने में। यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर निगेटिव है, ऑप्शन निगेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर एक बच्चा दूसरी तीसरी भाषा बोल रहा है तो क्या ये संभव है कि दूसरे बच्चे केवल भाषा पर ही आधारित रहते हैं या फिर निर्भर रहते हैं? कई और जेस्चर जो होते हैं, जेस्चर मतलब हाव भाव, भाव भंगिमा या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से आप लैंग्वेज को बैरियर नहीं मान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बालक रो रहा है तो दूसरा बालक देख करके समझ जाएगा कि इसको कोई दिक्कत है। उसमें भाषा बताने की जरूरत नहीं है कि आपको पेट में दर्द हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, उसे ये समझ में नहीं आएगा कि इसको प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उसको समझ में आ जाएगा कि इसको प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ। तो ये कह रहा है कि अन्य विद्यार्थियों के साथ ना जुड़ने, ये उत्तर को ऑप्शन को निगेटिव कर दिया। और संवेदनशील होने में, तो ये बिल्कुल निगेटिव है, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, राष्ट्र के रीति रिवाज एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में। अब देखिए, केवल भाषा की बात की गई है, भाषा से क्या राष्ट्र के रीति रिवाज और अन्य संस्कृतियों को समझा जा सकता है? नहीं समझा जा सकता। बल्कि अगर यहाँ पे ये रहता कि वेशभूषा या फिर खान पान की बात की गई रहती, तब वहाँ पर संस्कृति को समझने में मदद मिल सकती थी। अब केवल भाषा, जैसे मान लीजिए कोई बालक अंग्रेजी बोल रहा है तो क्या अंग्रेजी से
पाश्चात्य संस्कृति को समझा जा सकता है? नहीं समझा जा सकता। जब तक कि आप उसकी वेशभूषा, उनके रहन सहन, उनके खान पान की बात नहीं करेंगे, तब तक उनकी संस्कृति के बारे में आपको केवल भाषा से ज्ञान नहीं होगा। तो ये भी उत्तर निगेटिव था। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 1, अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को सीखने को आसानी से सीखने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखीं और महसूस किया कि पहला विकल्प दिया गया है, बच्चे लापरवाह हैं इसलिए वे त्रुटियां करते हैं। देखिए, बच्चे लापरवाह हैं अथवा नहीं, इसका आप इस बात से तय नहीं कर सकते कि बच्चे त्रुटि कर रहे हैं। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर संप्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट को वो समझ ही नहीं पाया है, तो आप उसे लापरवाह नहीं कह सकते। तो पहला विकल्प तो वैसे ही निगेटिव है, उत्तर गलत हो गया। दूसरा देखिए, बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए वे दंड नहीं दे रही है। देखिए, यहाँ पर दंड को एक तरीके से सही ठहराया गया कि वो दोहरा रहे हैं, इस वजह से दंड नहीं दे रही है। जबकि दंड देना किसी भी तरीके से, मौखिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से, एनसीएफ 2005 इसका पूरी तरीके से विरोध करता है। ठीक है, तो इस वजह से ये उत्तर निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनके अधिगम का संकेतक है। ये विकल्प बिल्कुल सही है क्योंकि आपने भूल एवं त्रुटि का सिद्धांत पढ़ा होगा। इसके अंतर्गत ये बताया गया कि बच्चे भूल और त्रुटि के माध्यम से ही सीखते हैं। कई बार जब वो प्रयास करेगा तो उसमें कई बार उसके भूल और त्रुटि भी शामिल रहेगी। तो ये तो उसका अधिगम का एक पार्ट है और इस पार्ट को स्किप नहीं किया जा सकता। बिना त्रुटियों के वो बच्चा अधिगम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये विकल्प बिल्कुल सही था, ऑप्शन सही होगा। चौथा देखिए, एक शिक्षक के रूप में इसे त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती है। ये विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है, आपका उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर आप उनके त्रुटियों पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे भविष्य में भी वो इसी प्रकार की गलतियां करते रहेंगे, तो फिर उसका अधिगम कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पहला विकल्प देखिए, अपने पाठ कि इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठें और कक्षा में अंतःक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। यहाँ पर देख लीजिए, ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत का उल्लंघन है क्योंकि वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन के माध्यम से ही बच्चे सीख रहे हैं। अब जब बच्चे को आप अकेले बैठा दे रहे हैं, अलग बैठा दे रहे हैं, तो वो दूसरे बच्चे से अंतःक्रिया नहीं कर पाएगा। अंतःक्रिया का मतलब सीधे तौर पर बातचीत से आप समझ लीजिए। ठीक है, यानी कि इंटरेक्शन करेगा तभी वो चीज़ों को सीख पाएगा, नई नई चीज़ों को सीखेगा। जबकि यहाँ पर जब आप अकेले बैठा देंगे और बातचीत करने से उसको मना कर देंगे तो वो कोई भी नया अधिगम नहीं कर पाएगा वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, इस वजह से वाइगोत्स्की के सिद्धांत का ये उल्लंघन था, निगेटिव होने की वजह से आपका उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, ऐसी पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल एवं चर्चा शामिल ना की जाए। यहाँ पर फिर से अंतःक्रिया से बचने की बात की जा रही है, जबकि वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि अंतःक्रिया होना चाहिए, इस वजह से ये विकल्प नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें। दंड कभी हो ही नहीं सकता विकल्प में क्योंकि ये एनसीएफ 2005 इसका पूरी तरीके से निषेध करता है, इसका रोकथाम करने के लिए सुझाव देता है। चौथा विकल्प ही बचा एकमात्र, एक बार इसको देख लेते हैं, जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाए ताकि वे साथियों के साथ अंतः क्रिया कर सके। यहाँ पर देख लीजिए, जोड़े और समूह में जब बालक रहेंगे तो इंटरेक्शन करेंगे एक दूसरे से, और यहीं वाइगोत्स्की के सिद्धांत है कि जब बच्चे इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से तो उनका जो अधिगम होगा वो और ज़्यादा स्थायी होता है क्योंकि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए? पहला विकल्प देखिए, धारा प्रवाह बोलने वाले विद्यार्थी यानी कि जो फ्लुएंट कम्युनिकेट कर रहा है, फ्लुएंट बोल रहा है, उसको कक्षा में अनुकरणीय विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करना चाहिए। मतलब कि जो बहुत अच्छा भाषा में है, लगातार बिल्कुल धारा प्रवाह बोल रहा है, उसको अनुकरण करने के लिए सभी विद्यार्थियों को कहना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ। क्या ये विकल्प सही हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से व्यक्तिक भिन्नता होती है उसमें, मतलब एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न होगा ही होगा। तो आप किसी को अनुकरण करके हूबहू उसकी कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि अगर केवल अनुकरण करने से अधिगम हो जाता तो आज सभी लोग बिल गेट्स होते, सभी लोग आज की डेट में अमीर आदमी होते, क्योंकि अनुकरण के माध्यम से ही अधिगम नहीं होता है। अधिगम जिस प्रकार से लेव वाइगोत्स्की ने बताया था और जिस प्रकार से जीन पियाजे ने बताया था कि बच्चे अपने अधिगम का निर्माण खुद करते हैं, किसी का अनुकरण करके वो अधिगम नहीं कर पाएंगे। तो अनुकरण शब्द
कभी भी सही नहीं होगा, वो भी धारा प्रवाह बोलने वाले अभ्यर्थी का। ठीक है, तो निगेटिव था, उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, कक्षा हेतु कठोर नियम बनाना और सुनिश्चित करना कि उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए, ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग बच्चों को स्वतंत्र रूप से वातावरण देने की बात करते हैं, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, और उसमें कठोर नियम नहीं बनाए जा सकते। बच्चे को बिल्कुल स्वतंत्र होकर के अधिगम करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ये विकल्प निगेटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं हो सकता। चौथा देखिए, यह सुनिश्चित करना कि भाषा की कक्षा में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि कहने का मतलब कि ऐसे बच्चे जिनको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध ना हुई हों, चाहे किसी भी कारणवश से, आने वाले बच्चों को कठिन परिश्रम करना है, ये विकल्प निगेटिव है। क्योंकि आप पहले से ही बच्चे को, एक तो वह वैसे ही सुविधा वंचित था और उसको अलग समूह से कर रहे हैं, वो अपने आप को अलग समझने लगेगा। मतलब कि जो वहाँ पे पूरी कक्षा में बच्चों की संख्या है, वो अपने आप को भीड़ से अलग समझने लगेगा, वो उसमें हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी कि उसको कठिन परिश्रम करना है, लोगों से ज़्यादा मेहनत करना है। तो ये कभी भी विकल्प आपका सही नहीं होगा, क्योंकि ये विकल्प निगेटिव था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं, यह सुनिश्चित करना कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति एवं महत्व दिया जा रहा है। यही मैं बात बार बार कह रहा हूँ कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में यूनिक है और प्रत्येक बच्चे को महत्व देना चाहिए, चाहे वे किसी भी भाषा, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखता हो। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव विकल्प है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला विकल्प दिया गया है, शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव था। जैसे मान लीजिए कोई कक्षा 1 का बालक है, प्राइमरी में उसका सरकारी विद्यालय में एडमिशन हुआ और आज तक वो अपने गांव देहात में केवल भोजपुरी ही भाषा बोल रहा है। अब डायरेक्टली वो मान लीजिए स्कूल में जा रहा है और उसको हिंदी भाषा सुनने को मिला, तो वो अचानक से घबरा जाएगा, उसको लगेगा कि मैं इस भीड़ से अलग हूँ, इस समाज से अलग हूँ। तो यहाँ पर उसकी भाषा को नज़रअंदाज नहीं करना है, बल्कि उसका जो पूर्व ज्ञान है वो उसकी जमा पूंजी है, उसके पूर्व ज्ञान से ही जोड़ करके बच्चे को आगे बढ़ाना है। यानी कि उसकी भाषा को भी प्राथमिकता देनी होगी, भले ही वो भोजपुरी बोल रहा है, स्टार्टिंग में उसको भोजपुरी से ही धीरे धीरे माहौल में ढालते हुए हिंदी भाषा की तरफ ले जाना होगा शिक्षक को। ठीक है, तो आप किसी की भी भाषा को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक जो जिस परिवेश में रहा है उस परिवेश के माध्यम से ही वो कुछ ना कुछ अधिगम किया होगा। भले ही देखिए, लैंग्वेज किसी के लिए बैरियर नहीं होता है। अगर किसी का अंग्रेजी में कोई बोल रहा है और कोई हिंदी में बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजी वाले को ज़्यादा ज्ञान है। भाषा सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम मात्र है, भाषा से किसी की योग्यता तय नहीं की जा सकती। ठीक है, तो पहला विकल्प पहले ही नेगेटिव था, उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, घर की भाषा या मातृभाषा पर घर पर बोलनी चाहिए, ना कि विद्यालय में। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की गई है, उसमें ये बताया गया है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा, उसके मदर टंग में शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके बाद से उत्तर प्रदेश में कई इंग्लिश मीडियम मॉडल स्कूल खोले गए थे सरकार के द्वारा, सभी को धीरे धीरे बंद किया जा रहा है और मातृभाषा यानी हिंदी स्कूल में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसका पूरी तरीके से समर्थन करती है। ठीक है, तो आप किसी के भी मातृभाषा को बोलने से मना नहीं कर सकते, इस वजह से विकल्प निगेटिव था, उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, भारत में एकल भाषी विद्यालय होना चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। ये विकल्प बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरटी एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में एडमिशन होते हैं, उसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि भाषा की प्राथमिकता के अनुसार प्रवेश होगा। ठीक है, ये विकल्प बिल्कुल गलत है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं हो सकता। और भारत में बहुभाषी विद्यालय चलते हैं, पहले ही आपको बताया गया है भारतीय कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। ठीक है, तो ये पहली लाइन, भारत में एकल भाषी विद्यालय होना चाहिए, ये इसका ही विरोध कर रहा है, इस वजह से विकल्प निगेटिव था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4, जो कि इसका बिल्कुल सही जवाब है। एक बार विकल्प को देख लेते हैं, शिक्षक शिक्षार्थी को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्त हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दे। ये विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा जब मान लीजिए स्टार्टिंग में भोजपुरी भी बोल रहा है, तो कम से कम वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो अपने आप को भीड़ का हिस्सा समझेगा। और कोई भोजपुरी बोल रहा है, कोई पंजाबी बोल रहा है, कोई अदर लैंग्वेज बोल रहा है, तो ये एक तरीके से विद्यालय का माहौल अन्य भाषाओं को सीखने के लिए बच्चों के लिए अच्छा
प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एक तरीके से स्वीकार किया जाना चाहिए टीचर के माध्यम से, ठीक है। तो चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा शिक्षक एक ऐसा कार्य दें जो जोड़े अर्थात कि समूह में किया जा सके, क्यों? तो पहला विकल्प देखिए, जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वो अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि समूह में इस वजह से शिक्षक कार्य देते हैं ताकि बच्चे समूह में रह करके अंतःक्रिया करेंगे और उनका अधिगम स्थायी होगा लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार। जबकि ये विकल्प क्या कह रहा है कि वो अपना काम जल्दी समाप्त कर लें, इस वजह से ग्रुप में रखा जा रहा है, जो कि विकल्प को निगेटिव कर दे रहा है, ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, इससे शिक्षक का कार्य कम होता है क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। ये विकल्प बिल्कुल गलत है, निगेटिव है, क्योंकि टीचर का काम कम हो रहा है या फिर अधिक हो रहा है, इससे कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। बच्चे किस प्रकार से सीखें, ये टीचर का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, तो ये विकल्प निगेटिव था। तीसरा देखिए, इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं, ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, आपका उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि लेव वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चे इंटरेक्शन यानी अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं, ग्रुप में रहकर ही उनका अधिगम और ज़्यादा स्थायी हो सकता है। तो ये विकल्प बिल्कुल सही था, तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चौथा एक बार देख लेते हैं, यह उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है, ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि आपको बच्चे को सिखाना है वो कितना अंक प्राप्त कर रहा है। आज देखेंगे 90-95% लेकर भी लोग बेरोजगार रह रहे हैं, क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा कितना सीखा है, उसके पास कितना नॉलेज है, ये आपको नौकरी पाने में मदद करता है, ना कि आपका कितना रिजल्ट में आपके अंक हैं, इसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 निगेटिव था, इस वजह से नहीं हो सकता। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि बच्चे को भाषा पढ़ने और समझने में कठिनाई हो रही है, यह किसका लक्षण हो सकता है? पहला देखिए, डिस्कैलकुलिया बताया गया। डिस्कैलकुलिया मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है, जब बच्चे गणना नहीं कर पाते हैं तो उससे है। तो यहाँ पर तो इस प्रकार का कुछ है नहीं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और उसको समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन से ये जुड़ा हुआ नहीं है, इस वजह से पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए, लिखने में अक्षमता, यहाँ पर लिखने की बात ही नहीं हो रही है, पढ़ने की केवल बात हो रही है। तीसरा देखिए, डिस्प्रेक्सिया, जिसका मतलब होता है प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता, ये भी नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4, पढ़ने में अक्षमता, जिसे डिस्लेक्सिया कहा जाता है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? पहला देखिए, आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए, यानी कि जो वार्षिक परीक्षा होती है उसकी बात की जा रही है, ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि एनसीएफ सतत मूल्यांकन, सतत आकलन की बात करता है। बच्चे कक्षा में कुछ भी कर रहे हैं तो आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि आखिर कोई भी कार्य करने या फिर किसी भी संप्रत्यय को समझने में बच्चे को कहाँ पर कठिनाई हो रही है, ठीक है। तो ये विकल्प निगेटिव था, उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए, ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि प्रत्येक बालक एक दूसरे से व्यक्तिक भिन्न है, ठीक है। तो आप राज्य स्तर पर अगर सभी बच्चों का अधिगम करेंगे वो भी एक बार, तो इससे ये होगा कि बच्चे जब सीख रहे होंगे तो उनमें कुछ ना कुछ कठिनाई आ रही होगी, तो आप उस समय उसकी कठिनाई को दूर नहीं किए और राज्य स्तर पर सभी बच्चों को कंपटीशन में शामिल करा दिए उनका आकलन करने के संदर्भ में, तो ये बच्चों में और हीन भावना उत्पन्न करेगी जो बच्चे कम सीख पा रहे थे, ठीक है। इस वजह से विकल्प निगेटिव है, उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए, विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि जब विद्यालय आधारित यहाँ पर शिक्षण अधिगम होगा तो वहाँ के जो टीचर बच्चों को पढ़ाए हैं उनके माध्यम से ही उनका आकलन होगा, तो इस हिसाब से बच्चे डरेंगे नहीं, क्योंकि प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। कक्षा 5वीं का बच्चा, कक्षा एक का जो बच्चा होगा वो 5 से 6 साल का होगा, तो उस समय अगर उसको राज्य स्तर की आकलन या फिर मूल्यांकन में शामिल किया जाएगा तो वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, भले ही वो अधिगम अच्छे से किया है, लेकिन वो डर जाएगा क्योंकि बच्चा छोटा है। तो उस हिसाब से विद्यालय में जो पहले से उसका माहौल है अपने अध्यापक और अपने सह छात्रों के बीच में, तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो विद्यालय आधारित उसका मूल्यांकन होना चाहिए, बिल्कुल पॉजिटिव था, और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही उसका मूल्यांकन किया जाएगा तो अध्यापक ये जानने में सक्षम होगा कि आखिर अधिगम के दौरान उसको क्या कठिनाई आ रही है और उसी समय उसकी कठिनाई को टैकल किया जा सकता है और उसकी परेशानी को दूर करते हुए उसका अधिगम और अच्छा किया जा सकता है। विकल्प पॉजिटिव था, यही आपका एकमात्र सही उत्तर हो जाएगा। एक बार चौथे विकल्प को देख लेते हैं, आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए, ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है, क्योंकि एनसीएफ 2005 सतत मूल्यांकन का समर्थन करता है और ये केवल एक बार मूल्यांकन की बात कर रहा है, इस वजह से निगेटिव था। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीबीएसई बोर्ड ने जब रिवाइज्ड आंसर की जारी किया था तो उसमें दो विकल्पों को उन्होंने सही मान लिया था, पहला पाठ्यपुस्तक को और दूसरा कार्य पुस्तिका को। पाठ्यपुस्तक जो उसका सिलेबस है और कार्य पुस्तिका यानी कि जो वर्क बुक होता है। समाचार पत्र को ऑथेंटिक नहीं माना जाता है क्योंकि कई बार समाचार पत्रों में मिसप्रिंट होते हैं। ठीक है, और समाचार पत्र जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर एजेंसी के द्वारा भी छापे जा सकते हैं, लेकिन जो पाठ्य पुस्तक है और कार्य पुस्तिका है सरकारी विद्यालयों में ये सरकार के द्वारा ही इसके देख रेख में प्रिंट किया जाता है, तो ये पूरी तरीके से प्रमाणिक माना जाता है। पूरक पुस्तिका क्या हो गया? पूरक पुस्तिका का मतलब ये हो गया कि अगर कोई पुस्तक पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पा रहा है तो उसके सपोर्ट में कोई अल्टरनेट बुक लाया जाए तो वो पूरक पुस्तिका होता है। तो ये भी विकल्प गलत था। सीबीएसई बोर्ड ने दो विकल्पों को सही माना था, पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी अगर एक विकल्प अभ्यर्थी ने सही लगाया था तो उसको पूरे नंबर मिले थे। दोस्तों, हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगला प्रश्न पूछा गया है, कक्षा 5 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने काम जैसे कि अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियां, वर्कशीट और अन्य सामग्री एक विशिष्ट फोल्डर में रखें। विद्यार्थियों के इस फोल्डर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3 पोर्टफोलियो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं? आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है? तो ये सहज ज्ञानवाद से मेल खाता है। दोस्तों, यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।